So, very first question, which is very important, that what kind of culture does Patient Next foster in the company? Everyone was surprised. यार ये तो डाइंग लैंग्वेज है। तो लेकिन वो इतनी आसान थी और उसके अंदर डेवलपमेंट इतनी रैपिड थी कि जो काम हम PHP में 3 से 4 महीने में करते थे वही काम हम 2 से 3 हफ्तों में कर लिया करते। राइट पीपल फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम। तो अगर हम बजिद हो गए, जो अगर आपके अंदर स्किल्स नहीं है, बजिद हो गए हम उस पोजीशन को बराबर जो सर्विस बेस्ड कंपनी थी, लोग हैरान थे यार IT की कंपनी तो ऊपर जा रही है, तुम लोग नीचे आ गए। और टेक्नोलॉजी की रिप्लेसमेंट भी रैपिड है। आगे आने वाले वक्तों के अंदर आप लोग रोबोटिक्स में काम करना शुरू करें, ह्यूमनॉइड रोबोट। व्हाई आई एम नॉट अ CEO ऑफ द कंपनी, व्हाई आई एम COO ऑफ अ कंपनी? बिकॉज ऑफिस की तरफ से जो नॉर्दर्न एरियाज के अंदर हम जाते हैं और फन होता है, तकरीबन 3 से 4 दिन का हमारा ट्रिप होता है लॉन्ग द ईयर्स और आगे भी इंशाल्लाह कंपनी की ग्रोथ को आपने कम्पिटिटिव साइड के ऊपर लेके गए एज अ टेक्निकल लीडर इन द इंडस्ट्री। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू According Culture. I'm your host Zishan Arshad, and today I'm here at Vision Next Incorporated, where I'll be talking to the director of the company and also the COO of the company. And the reason why I'm shooting the very first video with Vision Next is that when I started my journey as a software engineer, I started my journey through this company, and this company really helped me a lot when I was here. And I'm really impressed that how the HR department really stood out for me, how the CEO of the company really helped me. And without further ado, let me introduce you to the director of the company, who's also the CEO of the CNext Learning and also the head of the finance and the HR department, Mr. Mohammed Fraz. Assalamu alaikum, Fraz. वालेकुम अस्सलाम। अभी सबसे पहले तो वार्म थैंक यू सो मच, एंड वी हैविंग दिस कन्वर्सेशन। सो फराज भाई, सबसे पहले तो जो क्वेश्चन है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और उससे पहले मैं जो है वो अपने नाजरीन को भी ये चीज़ बताना चाहूँगा कि जब भी मैं हम फॉर एग्जांपल हम किसी भी टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, वो भी टॉकिंग ऑन द डेफिनेशन, लाइक जस्ट से कि वी आर टॉकिंग अपॉन द वर्क लाइफ बैलेंस ऑफ द एम्प्लॉय। तो हम जो है वो उसकी डेफिनेशन के ऊपर बात नहीं करेंगे, बल्कि किस तरह क्रिएशन नेक्स्ट फोस्टर करती है वर्क लाइफ बैलेंस कंपनी में, हम जो है वो उस चीज़ के ऊपर बात करेंगे, रादर देन कि हम डेफिनेशन के ऊपर बात करें विच ऑलरेडी पीपल आर पीपल नो। और वैसे भी जो टॉपिक का जो क्वेश्चन की डेफिनेशन है वो ऑलरेडी बता रही है कि वर्क लाइफ बैलेंस क्या होता है। So, very first question, which is very important, that what kind of culture does Creation Next foster in the company? ओके, तो जो क्रिएशन नेक्स्ट है वो एक बहुत लीनियंट कल्चर प्रोवाइड करता है अपने एम्प्लॉयज को। लाइक उनकी यानी कि कोई एज सच हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होते उनके ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर लाइक सख्ती नहीं होती। अगर वो फॉर एग्जांपल आ रहे हैं, उनकी जो टाइमिंग है वो भी लीनियंसी है, आप आए 1 घंटे का हम मार्जिन देते हैं, आप इजीली हैं। उसके बाद भी ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप लेट आ रहे हैं तो अपने मैनेजर्स को बता के रखें, और उनके सारे मैनेजर्स ही उनको बता रहे होता है कि फॉर एग्जांपल अगर हम आज लेट हो गए, हम वर्क फ्रॉम होम पे या फिर इमरजेंसी आ गई है, तो अपने मैनेजर को इन्फॉर्म करें। इन्फॉर्म करने के बाद वो चीज़ अपनी यूटिलाइज करें, क्योंकि काम के साथ अब फैमिली भी इम्पोर्टेंट है और बाकी चीज़ें भी साथ साथ चलती हैं। तो उसकी वजह से हमने ये एक प्रॉपर अपना कल्चर बनाया है कि आपने हर किसी से जाके ऑथराइजेशन नहीं लेनी या फिर लीव अप्लाई नहीं करनी, या फिर अगर वर्क फ्रॉम होम लेना हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर किसी के पास जा रहे हो या हर किसी से परमिशन ले रहे हो। अगर आप डिफरेंट डिपार्टमेंट से काम नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ अपने मैनेजर के पास जाएं, उससे अप्रूवल लें। और अगर फॉर एग्जांपल आप एक फॉर्मली ईमेल वगैरह नहीं कर सकते तो उसके बाद आप मैनेजर को बता दें, मैनेजर उसके बिहाफ पे HR को ईमेल कर दें कि मेरा ये एम्प्लॉय ऑन ड्यूटी नहीं है। तो हमने एक बहुत लीनियंसी और एक बहुत बेहतर कल्चर प्रोवाइड किया हुआ अपने एम्प्लॉयज को। हमारे जी यहाँ पे ज्यादातर आप भी काम करे गए, आपको पता है कि हम स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन पर काम कर रहा था कि जो क्लाइंट होता है वो डायरेक्ट होता है हमारे एम्प्लॉय के साथ। तो हमने ये करा हुआ था कि फॉर एग्जांपल हमने एक प्रोजेक्ट के ऊपर या फॉर एग्जांपल हमने एक प्रोफाइल अपना सेल करी है, तो उसके अंदर हम उनको साथ एक एसोसिएट भी देते हैं। राइट, फॉर एग्जांपल अगर बंदा कहीं स्टक है, फैमिली मैटर्स पे स्टक है, या फिर उसका कभी कभार दिल नहीं करता काम करने का, ये बर्न आउट हो जाता है, तो उसका एसोसिएट काम कर रहा होता है साथ, जो एक हाफ टास्क है या फिर जो सीख रहा है वो साथ साथ अपने सीनियर को प्रोवाइड कर रहा होता है, ताकि दोनों का जो एक बैलेंस है काम का वो उसके पास भी आधा रहे, उसके पास भी आधा रहे, और जो हमारे पास न्यू हम स्टाफ ट्रेन करते हैं उनको भी सीखने को।
सही तो इस तरह ना क्लाइंट का काम खराब होता है, ना हमारा एम्प्लॉय एक बर्नआउट हो जाता है कि काम बार बार मीटिंग्स के बाद काम ही करना है। जैसे आपको होता है जब आप किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहे होते हैं तो एक मीटिंग्स का एक भरमार होती है, दिन में 3 घंटे 4 घंटे वो सिर्फ आपको बता रहे होता है अपने काम या टास्क किस तरह परफॉर्म करना है। तो उसके साथ साथ उनको प्रोडक्टिविटी भी चाहिए होती है कि फॉर एग्जांपल 4 घंटे 3 घंटे के अंदर एक प्रोडक्टिविटी एक ऐसा नहीं निकलती है अगर आप बिल्कुल नहीं प्रोडक्टिव या बिल्कुल बहुत चीजें काम करो। राइट। तो उसके साथ हमने एक एसोसिएट दिया हुआ होता है जो उसके एज असिस्टेंट काम कर रहा होता है, जो उसके साथ हेल्पर होता है। तो इसी तरह हम इस चीज को मैनेज करते हैं और बाकी जो उसकी अपनी ब्रेक्स लेनी है फिर जिस तरह की चीजें हैं वो करें। सही। तो कोई रोक टोक नहीं होती। सही। तो अच्छा, इसमें एक इसी के रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन ये भी जब राइज होता है कि कई एम्प्लॉइज जो है वो भूखे होते हैं मोटिवेशन के, लाइक एक हफ्ता काम किया, 2 हफ्ते काम किया एंड दे आर वेरी लाइक नाइस, और जो वो काम मोटिवेटेड है, वो लाइक प्रोडक्टिविटी दिखा रहे हैं, सारा कुछ ओके चल रहा है। लेकिन मैं उनमें से क्योंकि एक इस तरह का बंदा मैं हूँ कि मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 हफ्ते काम किए, 3 हफ्ते काम किया ना, मेरी मोटिवेशन थोड़ी सी नीचे आ जाती है। तो जब मैं यहाँ पे था तो मैं सर इनके पास आ जाता था और इनसे जो थोड़ी सी डिस्कशन करनी, तो इन्होंने ऐसी चीजें बतानी कि मैं ऑटोमेटिकली मोटिवेट हो जाता था। कल को फिर मैंने जब आना हो ज्यादा अच्छे तरीके से जो है वो काम करना, परफॉर्म करना, अपने टास्क जो है वो कंप्लीट करना। तो क्रिएशन नेक्स्ट में क्या इस तरह के बेंचमार्क्स, जिस तरह कहते हैं कि छोटे छोटे इवेंट्स होना, जिसमें जो है वो सीईओ ऑफ द कंपनी जो होते हैं वो एम्प्लॉइज के साथ एक 1-to-1 डिस्कशन करना, या फिर सारे बैठे हैं और किसी चीज के ऊपर क्या से कहते होते हैं, एक जनरल मीटिंग हो गई मोटिवेशन के ऊपर या फिर ग्रोथ के ऊपर। तो क्या इस तरह की चीजें जो क्रिएशन नेक्स्ट पोस्टर करती है? जी, जो क्रिएशन नेक्स्ट है वो पूरा करियर पाथ बना के देती है। फॉर एग्जांपल अगर एक न्यू एम्प्लॉय, अगर कोई भी एक एसोसिएट या मिड लेवल इंजीनियर हमारे पास आता है, अगर आपने ये स्पेसिफिक स्किल हासिल करना है, आप देन अपने एक सर्टेन लेवल 1 पे आएंगे, 2 पे आएंगे, आप प्रमोट होंगे। और उसके बाद सेकंड चीज ये है कि जो एक काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग हमेशा साथ साथ चलती है कि लाइक सिर्फ ये नहीं कि हम उनके मैनेजर दे रहे हैं, एक प्रॉपर गैदरिंग होती है हमारी। फॉर एग्जांपल टी ब्रेक्स हो गई, सीनियर साथ है, जूनियर साथ है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई सीनियर जूनियर का मसला नहीं है कि अगर सीनियर एक तरफ खड़े हुए तो जूनियर के पास आगे खड़े नहीं हो सकते, उनसे बात नहीं कर सकते। ये यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा चीज नहीं हमने एंटरटेन की। तो अपने सीनियर के पास आते हैं, पूछते हैं करियर पाथ, उनके डिफरेंट एक्सपीरियंसेस पूछते हैं, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। वो उनकी एक मोटिवेशन ही रहती है कि जो अपने सीनियर्स को देख रहे हैं कि हाँ यहाँ पे अगर ये एक अच्छी सर्टेन पोजीशन पे है और एक चिल लाइफ जी रहे हैं अपनी, तो वो भी उस चीज को फॉलो कर रहे हैं। अच्छा फराज भाई, इसमें लेकिन कई कंपनीज होती हैं उनके डिफरेंट हायरिंग जो है ना प्रोसेसेस चल रहे होते हैं। तो कईयों के पास अपने एक पोर्टल्स बने हुए हैं, कईयों के पास सीआरएम्स है डिफरेंट किस्म के, और रादर देन के जब आप किसी भी एम्प्लॉय को हायर करें कि आप सिर्फ उसकी टेक्निकल स्किल्स या अपने काम जो उसको काम दिया जाए वो पूरा कर देगा, सिर्फ इस चीज को देखने के बजाय आप और क्या क्या चीजें जो है वो देखते हैं जब किसी भी एम्प्लॉय को हायर करते हैं। जो हमारा हायरिंग प्रोसेस है वो इस चीज से रिलेटेड है कि हम लोग जो अपनी पोस्ट वगैरह करते हैं वो लिंक्डइन, इंडीड, अपनी पर्सनल उस पर भी करते हैं लिंक्डइन के अंदर, और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। वहाँ से हमने हमारे पास एक जो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का रिक्रूटर प्लेटफॉर्म है उसके अंदर हम उसको इंटीग्रेट करवाया। वहाँ से हम सारी सीवीज लेते हैं, स्क्रीनिंग होती है, स्क्रीनिंग के बाद हायरिंग के टेक्निकल स्किल्स के अलावा हम उनकी सॉफ्ट कम्युनिकेशन, उसके बाद कम्युनिकेशन उनकी एक क्लाइंट एंगेजमेंट भी देखते हैं, क्योंकि हमने जो भी हायर करना होता है हमने एट दी एंड यही होता है कि इसने जाके क्लाइंट के साथ ही काम करना है या फिर डिफरेंट बंदों के साथ उससे इंगेज करना है। कम्युनिकेशन स्किल्स भी आप इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद फिर ये देखा जाता है कि अगर फॉर एग्जांपल वो बंदा शॉर्ट टेम्पर तो नहीं, फॉर एग्जांपल अगर उसको एक ही बात बार बार समझाई जाए, कोई शॉर्ट टेम्पर भाई ये क्या कर रहे हैं वही बात हो देखिए, फिर वही बात हो जाती है। और इसके अलावा ये देखा जाता है कि ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल उसका अगर हम कहते हैं कि अगर अर्जेंट काम आ जाए, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर अर्जेंट काम आ जाए और वो बंदा छुट्टी करके घर पे चला जाए, ठीक है, क्या वो विलिंग है अपना लैपटॉप की ऑफिस का काम अपने घर पे थोड़ी देर खोलने के लिए या थोड़ा ओवर टाइम लगाने के लिए? ये चीज हम एक दफा लास्ट में पूछते हैं कि आप कोई ऐसा कोई मसला तो नहीं होता इस चीज पे? तो हाँ, हमारी लिए ये चीज काफी इंपॉर्टेंट होती है। टेक्निकल स्किल्स के अलावा बाकी हम ये चीजें ज्यादा देखते हैं और एक हियरार्की देखते हैं कि फॉर एग्जांपल
आप डिफरेंट क्वेश्चंस के ऊपर कि आप किसी को अपने मैनेजर को बाईपास तो नहीं कर रहे हैं। अगर आप एक डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, एक पूरा सिनेरियो बताते हैं कि अगर आप समझ लीजिए डेवऑप्स के आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं और आपका एक मैनेजर है, फॉर एग्जांपल आपके 4 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, हर प्रोजेक्ट का जो टीम लीड है वो अलग है, तो आप अपने मैनेजर को बाईपास करके डिफरेंट लोगों के पास तो नहीं जा रहे या फिर अपनी चीजें मनवाने की कोशिश तो नहीं कर रहे। वेरी लास्ट क्वेश्चन व्हिच इज फन एंड टीम एक्टिविटीज। क्रिएशन नेक्स्ट में किस तरह जो है वो फन मुझे तो पता है, लेकिन फन है ऑफ कोर्स आपको या वो चाहूंगा कि आप प्लीज शेयर करेंगे। हमारा ये है कि हम एक एनुअल ट्रिप करवाते हैं ऑफिस की तरफ से, जो नॉर्दर्न एरियाज के अंदर हम जाते हैं और फन होता है, तकरीबन 3 से 4 दिन का हमारा ट्रिप होता है। उसके बाद एक हमारी बीच में गैदरिंग्स होती हैं जिसमें ईद मिलन पार्टी होती है, रमजान में सहरी अफ्तारी करवाते हैं, उसके बाद सेलिब्रेशन होती है 14 अगस्त की, इस तरह की जो काफी नेशनल इवेंट्स वो हमारे होते हैं। और हमने यहाँ पे किसी को बॉन्ड नहीं किया हुआ एक्टिविटीज ना परफॉर्म करने से, ठीक है। हमारी डिफरेंट गेम्स होती हैं, बैठ के लूडो खेल लेते हैं, फुटबॉल गेम है, फुटबॉल के टूर्नामेंट हो जाता है, बातचीत कर लेते हैं। और हमने कोई भी ऐसा रूल नहीं रखा हुआ कि आपने यानी कि इस इतने मिनट से इतने मिनट गेम खेलनी है, आप खेलें, आपको जब दिल करे आप टीम अप करें, जाए खेले, दिन में 3 घंटे खेले, 4 घंटे खेले, खेलते भी हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल आपने अपना काम कंप्लीट किया, आपका टास्क कंप्लीट, आपका मैनेजर कुछ नहीं कर रहा, आप फ्री हैं, गेम खेले, जितनी मर्जी खेले, जो मर्जी करें, मूवी देखें, मूवी देखें, देख भी रहे होते मूवी भी देख रहे होते। अगर आपने ट्यूटोरियल्स वगैरह नहीं देख रहे, ज्यादातर यही प्रेफर करता है कि अगर फॉर एग्जांपल फ्री टाइम है ऑफिस टाइम के अंदर, तो उसको कैश करें, ठीक है, उसको कैश करें अपने टाइम को और उसमें ट्यूटोरियल्स देखें, अपने आप को अपस्किल करें। अगर नहीं दिल करा नेटफ्लिक्स आपने ये कौन दिया तो नहीं ये सही। तो मतलब ये सारी जो फन एंड एक्टिविटी और चाय भी साथ ही वो तो कंपल्सरी है ना, वो उसके अलावा काम नहीं होता। राइट। चले बहुत अच्छा लगा आज भी आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। Let me introduce you to the COO of the company and also the co-founder, one of the co-founder of this company, sir, Mr. Abdul Rahim. Assalamualaikum sir. वालेकुम क्या हाल है? अच्छा सर, सबसे पहले तो मैं वार्म थैंक यू करना चाहूँगा, बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे अपने वो घर में बुलाया और यहाँ पर मैं बैठा हूँ। I'm really truly honored that I am having to have this conversation. सर सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन होता है जिसपे मैं बहुत ज़्यादा खुद भी मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ क्वेश्चन में, वो ये है कि कंपनी की जो स्टोरी है, so you're the founder of the company, so I would just like to ask you that how did you start the company from scratch and what were the problems that you were trying to solve at that time, or what was that moment like aha, like I got it, like now I'm gonna start a company, so please. हाँ मोमेंट तो कभी भी है, टफ है जो कंपनी का जर्नी होता है। तो 2009 में मेरी जो मेरी लास्ट जॉब थी मैंने कंप्लीट की, क्लाइंट चला गया था उस कंपनी के पास से, फिर थॉट के उस कंपनी ने मुझे ऑफर की कि डाउनग्रेड कर लें अपना स्किल्स, यानी कि वो किसी और की स्किल में शिफ्ट हो जाए और अपनी जो भी सैलरी है वो आपकी डाउनग्रेड हो जाएगी। सो आई थॉट कि नाउ दिस इज द टाइम दैट आई हैव टू स्टार्ट माय ओन वर्क, और फिर मैंने एज अ फ्रीलांसर अपना करियर का आगाज किया था। और उस जमाने में ना होता था ओडेस्क और ईलैंस, तो वहाँ पर मैंने अपनी कंपनी की प्रोफाइल्स वगैरह बनाई थी, ग्रो होता था उस जमाने में, खैर वो अभी भी है, freelancer.com था। तो एज अ फ्रीलांसर स्टार्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट वेरी गुड जॉब ऑन एट दैट टाइम ऑन ओडेस्क, और उसके ऊपर वो उससे डबल ट्रिपल था जो मैं एक जॉब में रिसीव कर रहा था। तो जर्नी स्टार्ट हुई एज अ फ्रीलांसर, फिर देन आई थॉट कि काफी नहीं है, राइट, तो काफी नहीं है, तो उसमें फिर मैंने 1 से 2 क्लाइंट, 2 से 3 क्लाइंट, फिर उसके साथ फिर ये हुआ कि स्टार्ट करें एक कंपनी को। ये जो क्रिएशन नेक्स्ट लफ्ज है, ये हमारे जो हम BS ग्रेजुएशन में हम पढ़ते थे, तो आपको पता है प्रोजेक्ट्स होते थे, तो प्रोजेक्ट्स के अंदर फिर वो टीम्स बनती थी, तो फिर उसमें ये होता था टीम्स का नाम रखा जाता था, तो दैट वाज द नेम ऑफ आवर ग्रुप।
Okay. एट दैट टाइम। Right. तो जिसको मैंने कहा यार इसको आगे फिर कंपनी की शेप दे। Right. और फिर ये है, ये जो नाम है, हमारे एक जो क्लास फेलो होते थे फराज भाई, वो उनका दिया हुआ नाम था। Right. तो हम वो नेक्स्ट क्रिएशन, नेक्स्ट कोला वगैरह उस तरह के जमाने में होते थे, हमने कहा यार अगली तख्लीक क्या बनाया, अगली तख्लीक बनाया। अब तो उस हवाले से फिर हमारा ये नाम सेट हुआ था कंपनी का, द क्रिएशन नेक्स्ट, उसको ग्रुप का था। Right. तो जब मैंने अपना वेंचर स्टार्ट किया, तो जब उसको शेप देने के लिए हम आए, तो फिर हम लोगों ने कंपनी का नाम ही क्रिएशन एक्स से स्टार्ट कर लिया, उसको रजिस्टर्ड कर लिया। इट वाज अराउंड 2008 आई बिलीव के हमने फर्स्ट एज अ स्टार्ट किया था, और 2009 में इसको फर्स्ट टाइम जो है इस नेम से हम लोगों ने ब्रांड करना शुरू किया था एज अ प्रोप्राइटर। Right. एज अ प्रोप्राइटर इसको स्टार्ट करना शुरू किया। तो उसमें फिर ये हुआ कि फिर जर्नी फिर काम करते गए, 2-3 साल गुजर गए। उस दौरान फिर ये टीम्स को फिर हमारा हुआ कि अगर जब तक आप अपना काम करते रहेंगे, यानी कि जब तक आप, हमने एक तरीके से अपने लिए जॉब क्रिएट की। सो आई थॉट कि हम सिर्फ जॉब ही क्रिएट ना करें, और भी लोग जो इस कारवां के अंदर, क्योंकि स्किल सेट क्या था हमारे पास? स्किल सेट था, हम कोल्ड फ्यूजन के डेवलपर्स थे। Right. कोल्ड फ्यूजन का जो है ना सिलसिला ये है कि कोल्ड फ्यूजन वाज द फर्स्ट लैंग्वेज दैट केम विद द टर्म डाटा ड्रिवन। Right. उस जमाने में बहुत पहले, जो 2000s के जमाने में जो है वो स्टैटिक वेबसाइट्स बनती थी, PHP आया, ASP.NET आया, ये इससे भी पहले की जो लैंग्वेज थी, जो कोल्ड फ्यूजन, इसी के फोर्क से आगे ASP निकली, और फिर वो फर्दर जो है इसकी कोर अलग डेवलप होना शुरू हुई। तो 2004 में मुझे जब हम जॉब करते थे PHP की, मैं उस वक्त जॉब कर रहा था, तो मुझे ऑफर हुई एक और कंपनी की तरफ से कि यार एक नई टेक्नोलॉजी है, नया तो मूव करना है, पैसे भी अच्छे मिल रहे थे। तो मैंने, तो उसमें फिर ये था जी किस में है, कोल्ड फ्यूजन में है। तो अब जब मैंने एक्सेप्ट कर ली, फर्स्ट 5 डेज के अंदर मैंने असाइनमेंट कंप्लीट की, लोड कर दी, जॉब मेरी सिक्योर हो गई। Right. तो वहां पर जिससे भी लोग बात कर रहे थे किसमें क्या, वन वाज सरप्राइज, यार ये तो डाइंग लैंग्वेज है। तो लेकिन वो इतनी आसान थी, और उसके अंदर डेवलपमेंट इतनी रैपिड थी कि जो काम हम PHP में 3 से 4 महीने में करते थे, वही काम हम 2 से 3 हफ्तों में कर लिया करते थे। Right. सो दैट वाज द फर्स्ट आई हुक विद दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो बैक के ऊपर थी वो जावा थी, Right. जावा सपोर्टेड, JVM सपोर्टेड बेसिकली ये लैंग्वेज। तो तभी से मेरा ये हो गया कि अगर जब 2008 में मैंने अपना स्टार्ट किया अपने वेंचर, 2009 में सॉरी, तो उसमें मेरे पास कोल्ड फ्यूजन की स्किल थी, और मैं उस वक्त एक सर्टिफाइड प्रोग्रामर था उसमें, पाकिस्तान का फर्स्ट सर्टिफिकेशन मैंने की थी उसमें। Right. तो फिर ये हुआ कि मैंने कहा इसी को ही हम फिर कोर बनाते हैं, और इसी को कोर को लेके फिर आगे हम लोग चलते हैं। Right. तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो डाइंग लैंग्वेज कहने का फायदा ये बेसिकली ये हुआ, एक तो मार्केट छोटी थी, जॉब इजीली मिल जाती थी, और जॉब जो मिलती थी वो उससे ज्यादा अच्छा बेटर मिलती थी जो मार्केट के अंदर इन होती थी टेक्नोलॉजीज। तो आई थॉट कि हम इसी नीश को जो है ना आगे बढ़ा के आगे फर्दर लेके जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका आज के दौर तक ये हुआ कि वी आर अडोबी डेवलपमेंट पार्टनर नाउ, Right. और उसमें हमारे पास जो कोल्ड फ्यूजन के मतलब डेवलपर्स मौजूद हैं, और वी आर सर्विंग US कंपनीज नाउ। Right. तो एक सेगमेंटेड मार्केट होने की वजह से हमने उसको बेसिकली फायदा उठाया। Right. So सर इस पूरे like जर्नी में what kind of problems that you saw कि यार मतलब मैं एज अ कंपनी, तो लाइक फॉर एग्जांपल आपने स्टार्ट की, तो क्या कोई ऐसी प्रॉब्लम थी इस इंडस्ट्री में जो ऑलरेडी लाई कर रही थी, मे बी वो इस वक्त अभी लाई ना कर रही हो बिकॉज वी आर सो एडवांस नाउ, लेकिन क्या उस वक्त कोई ऐसी प्रॉब्लम थी जिसको आपको लगा कि आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन कि मैं जो है ना एक कंपनी को स्टार्ट करूंगा, आई विल ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एट दैट टाइम? प्रॉब्लम यही था कि जो हमारे मार्केट के अंदर जो डेवलपर्स एक अच्छे नहीं आ रहे थे, और जिस तरह की डिमांड इंटरनेशनल लेवल के ऊपर थी। आप ये देखिए कि फ्रीलांसर में हमेशा वही काम आता है जो टफ होता है, जो हो नहीं रहा होता, और वो मार्केट के अंदर एज अ सब कॉन्ट्रैक्टर वो आगे दे दिया जाता है। और तो हमारे पास प्रॉब्लम ये थी कि हमारे जो यूनिवर्सिटीज के अंदर जो बच्चे रेडी हो रहे थे, स्टडी करके आ रहे थे, वो प्रोग्रामिंग की ABC से भी ना बोलते। ठीक है, तो एक तो जो बच्चे हम लोग रेडी करते थे वो मार्केट के अंदर
6 से 7 महीने में 8 महीने में स्लिप हो जाते थे। तो ये एक तरीके का जो है ना था हम लोगों का कि यार हम लोग अच्छे डेवलपर्स चाहिए, अच्छे डेवलपर्स की कमी थी और काम था। और लेकिन उस जमाने में थोड़ा सा ये हुआ कि चूंकि अच्छे डेवलपर्स हमारे पास नहीं थे और वो अच्छे डेवलपर्स जब हम आगे फर्दर किसी क्लाइंट के साथ एंगेज करते थे तो वो क्वालिटी का जो वर्क था वो हम कंप्लीट नहीं कर पाते थे। तो उसमें ये प्रॉब्लम थी कि हम लोगों ने फिर ये इनिशिएट किया कि हम खुद से ट्रेन करें। हमने अपना एक मतलब इनिशिएटिव लिया कि खुद से ट्रेन किया जाए और उनको फिर आगे फर्दर दिया जाए, जो स्टाफ ऑगमेंटेशन के नाम से आजकल मौजूद है कि आप वो एक नए फ्रेशर्स हायर करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, उनको ट्रेन करने के बाद उनको रिटेन करते हैं और फिर रीसेल करते हैं रेस्ट ऑफ द अदर कंपनीज। और क्योंकि बहुत सारी जगहों पे ये होता था कि बहुत सारी कंपनीज ये कहती थी हमें फ्रीलांसर्स नहीं चाहिए, क्योंकि फ्रीलांसर्स का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि वो अगर आज वो $10 में काम कर रहा है, उसको कल $15 से काम मिल गया तो वो घोस्टिंग करता था और वो अगले पे मूव हो जाता था, फिर उससे $20 का मिल गया तो वो उससे अगले पे मूव हो जाता था। तो उसमें तो बहुत सारे लोग ये कहते थे कि हमें कंपनीज चाहिए जो हमारी जो घोस्टिंग का प्रॉब्लम है जो एकदम से खत्म हो जाता है, मतलब बंदा गायब हो जाते हैं और काम करते करते, तो हम रिलाई ना करें किसी का। तो हमें इस तरह की कंपनी चाहिए जो हमें आउटसोर्स कर सके वो डेवलपर्स, और वो डेवलपर्स की जिम्मेदारी खुद लेना। ठीक है, तो हमने फिर इस मॉडल के ऊपर जो है वो वर्किंग स्टार्ट की उस जमाने में। यू आर वन ऑफ देम के आप आउटसोर्स उस तरह के डेवलपर्स जो है वो करते थे, दे वर लाइक Yes. और फिर अल्हम्दुलिल्लाह काम अच्छा था। फिर एक और 2014 के अंदर एक मैंने छोटा सा गलत डिसीजन लिया। वो गलत डिसीजन ये था कि मैंने कहा उस वक्त दौरा हो रहा था एंटरप्रेन्योरशिप, नई चीज खुद बनाए और बनाने के बाद, हालांकि ये भी एंटरप्रेन्योरशिप ही थी, तो माइंडसेट नहीं था ना, क्योंकि कभी सीखा नहीं था, ना किसी मतलब पता नहीं था कि क्या चीज होती है। तो उसमें कुछ हमारे पास कुछ इनलाइन प्रोजेक्ट्स हैं, तो वो इनमें से एक प्रोडक्ट को मैंने स्टार्ट किया और उसका स्टार्टअप बनाया और जो सॉफ्टवेयर हाउस था उसको त्याग दिया, क्योंकि मैं समझता था कि जो उसकी ROI जो एक एंटरप्रेन्योरशिप जो प्रोडक्ट कंपनी स्टार्ट करते हैं सर्विसेज की, या प्रोडक्ट की कंपनी जो स्टार्ट होती है उसकी ROI सर्विसेज की कंपनी की ROI से ज्यादा है। और दैट वाज माय बैड डिसीजन एट दैट टाइम। तो और हाउ डिड यू ओवरकम इट, लाइक वो प्रोजेक्ट फेल हो गया। but again you at the time आप you learn a lot of it. Exactly. फिर 2017 में फिर दोबारा स्टार्ट किया मिशन नेक्स्ट को। along the years किस तरह जो है वो आपने कंपनी की ग्रोथ किस पर, ऑफ कोर्स जिस तरह आपने बताया कि सारी जर्नी में ड्रॉबैक्स आते रहे बट यू नेवर गिव अप, और दूसरा ये कि ग्रोथ आपने किस तरह जो है वो टेक्नोलॉजी वाइज, इस मामले में आप क्या समझते हैं कि कंपनी की ग्रोथ किस परसेंटेज के ऊपर, लाइक किस रेट के साथ जो है वो ग्रो कर रही है? अच्छा, अब मार्केट जो है डेवलपमेंट की जो मार्केट है ना वो बहुत ज्यादा सैचुरेट हो गई है। हम बेसिकली 3 टैक्स में काम करते हैं। हमारा नोड का एक डिपार्टमेंट है जिसमें मर्न और मीन के प्रोजेक्ट्स वगैरह हम लोग देख रहे हैं, और फ्रंट एंड के जो कुछ लोगों की जो, क्योंकि बैक एंड बिल्कुल सेपरेट हो गई है टेक्नोलॉजी और फ्रंट एंड की ये सेपरेट हो गई है, तो हम नोड का एक फ्रंट एंड का डिपार्टमेंट क्रिएट हो गया। ठीक हो गया। एक दूसरा हम लोग PHP का एक डिपार्टमेंट है जहाँ PHP के प्रोजेक्ट्स हैं। डिफिकल्ट एग्जैक्टली। देखिए जो कंपनी के अंदर तरीकेकार होता है ना, एक तो कंपनी का एनवायरनमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना, वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये क्या नाम है, एलन मस्क, उसकी आइडियोलॉजी से जब वो पेपॉल में करता था, तो और जब पेपॉल को सोल्ड हुई तो उसके अंदर से जो उसके निकलने वाले एम्प्लॉयज थे उन्होंने सबने बड़ी बड़ी कंपनीज बिल्ड की, तो वो कहलाती हैं पेपॉल माफिया। राइट। तो आई एम इंस्पायर्ड फ्रॉम दिस टर्मिनोलॉजी कि आप अपने इर्द, और एक और इंस्पिरेशन है मेरी वो जो स्टीव जॉब्स की तरफ से, कि वो उससे किसी ने पूछा कि भी अगर आपसे सब चीजें ले ली जाए, तो यानी आपसे दौलत ले ली जाए, सब कुछ ले लिया जाए, आपने दोबारा से स्क्रैच से स्टार्ट करना हो, तो आप वो कैसे करेंगे? तो उसने कहा कि जी मैंने तो किया ये काम। कहता है कि मुझे मेरी टीम चाहिए होगी। ठीक है, आई डू नॉट वांट टू लेट माय टीम गो, और मैं दुनिया की कोई भी कंपनी दोबारा स्टार्ट कर लूंगा। उसने साबित भी किया, पिक्सर बना
ठीक है, उसको एप्पल से ही निकाल दिया था, और बाद में फिर उसने पिक्सल, हालांकि वो इंटायरली डिफरेंट थी फील्ड, और उसके अंदर उसने कामयाबी हासिल की। तो इट्स ऑल अबाउट टीम जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सको और जिसको आप काम डेलीगेट करते हो और वो उसकी एग्जीक्यूशन में टाइम एग्जीक्यूशन कर सके और एग्जीक्यूशन वेल कर सके। सिर्फ एग्जीक्यूशन ही नहीं करनी, उसको अच्छे तरीके से करना है और ऑन टाइम करना है। तो अगर आप इस तरह की टीम बिल्ड करने में कामयाब हो जाते हो और आपकी टीम आपके ऊपर बिलीव रखती है कि हाँ हम लोग मतलब अगर रहीम साहब के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं तो ये हमें बाकी जो ये कह रहे हैं वो हमें पूरा भी करके देंगे, तो फिर मेरा नहीं ख्याल है उस टीम को किसी भी इन्वायरमेंट में किसी भी टाइप के प्रोडक्ट या फ्यूचर में आने वाली कोई भी टेक्नोलॉजी अगर उसमें आप कुछ करना चाहते हो तो उनको कोई रोक पाएगा। So a strong team is everything. Yes. Yes. What you need is just a strong team, and this is Without a strong team you cannot implement, मतलब आप अचीव ही नहीं कर सकते वो goals। और एक इंडिविजुअल नहीं मेरा ख्याल है कि कुछ कर सकता। जो बंदा एज अ एम्प्लॉय आता है ना, या वो ये सोचता है कि यार जो मुझे पैसे मिल रहे हैं ना वो थोड़े हैं, सो ही ट्राई टू जंप फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर एज अ स्टेपिंग स्टोन। तो मेरा ये ख्याल है आजकल के दौर में, और ये एक बैड हैबिट भी है, आपको जब भी कोई कंपनी ज्वाइन करनी है ना उसको उसके विजन मिशन के हिसाब से ज्वाइन करें। बिल्कुल सर। बहुत सारी कंपनीज ऐसे होती हैं कि कंपनीज वाइज, एक कुछ इन्वायरमेंटल वाइज, और कुछ लोग सीईओज होते हैं या एक्सोज जो उनके साथ रिलेट मतलब उनको देख के जो है लोग रुकते हैं। आइडियोलॉजी इज एवरीथिंग। समटाइम ये होता है, अभी फिलहाल हमारे साथ ऐसा मौका तो नहीं आया कि हम अपने एम्प्लॉइज को सैलरी टाइप से ना दे सकते। राइट। 3 साल से हर एक अकाउंट के अंदर विद इन 5th ऑफ एवरी मंथ हर एक अकाउंट I can agree to that. लेकिन आप अगर 2 महीने में आपकी सैलरी लॉस हो तो फिर मुझे सारा विजन ना पीछे रह जाएगा। राइट, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो है वो एक इस तरह के लोग हैं कि हमारी फैमिली वाले भी कहते हैं अच्छा तो पैसे नहीं मिल रहे काका, तो पैसे नहीं मिल रहे, केड़ी कंपनी जो लग गया है, ठीक है उसको निकलो वहां से। तो हम ये इफेक्ट जो है ना मैं समझता हूँ फैमिली टू वर्क और वर्क टू फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल एक टर्म है। कुछ लोग जैसे बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं सर हम बहुत मतलब अच्छा है यहाँ पर काम करने का, बड़ा मजा आया, लेकिन मैं अपने फ्यूचर के लिए ना मैं यहाँ से उधर मूव हो रहा हूँ। हमने कुछ प्रोमिसेस किए हुए, कुछ उनके प्रोमिसेस होते हैं, हम ये कहते हैं जो हम प्रोमिसेस करें हम वो अबाइड करेंगे, और वो हम कोशिश भी करते हैं। मार्केट से बेटर कि मार्केट जितनी ही सैलरीज हम लोग दे रहे होते हैं, और मैं खुद भी यहाँ पर सैलरी विड्रॉ कर रहा हूँ। मेरे को ये नहीं यहाँ पर जनाब महीने के अंदर के ऊपर जो प्रॉफिट आया चलो जी रीम साहब, नहीं ऐसा नहीं है, सब कल्चर एक डेवलप हुआ हुआ है। और और उसी के अंदर रहते हुए भी मैं अपनी ही चीजें पूरी कर रहा होता हूँ। तो उसमें जो मेरा जो मेन कंसर्न होता है ना वो ये होता है कि यार सैलरी जो है ना वो एक्चुअली अपने किचन मनी अपना पूरा करना होता है। देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स दैट यू हैव टू अचीव, और वो हम आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली कोशिश करके अचीव कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने माइलस्टोन सेट किए हैं वो अपने टाइम के ऊपर पूरे भी हो रहे हैं। लेकिन सम टाइम ये होता है कि कुछ फैमिली प्रेशर्स की वजह से एम्प्लॉइज को, एम्प्लॉय की साइड की बात कर रहा हूँ, फैमिली प्रेशर की वजह से, या मुझे यहाँ पर अच्छे वेल ना मिल रहा हो, फ्रीलांसिंग ज्यादा अच्छी थी मैं वहां पर मूव कर रहा हूँ, या वो कुछ इस तरह का डिसीजन ले लेते हैं जिससे कंपनी के अंदर जो एक इनर सर्कल बिल्ड हुआ होता है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन वक्ती तौर पर वो बाद में फिल हो जाता है, कोई मसला नहीं। तो मैं ये समझता हूँ कि जब भी कोई बंदा किसी कंपनी के साथ जुड़ रहा है तो वो उसको प्रॉपरली उसको जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने में ना अहेड, फार फ्रॉम अहेड जिसको कहते हैं ना, वो पूरा करने की कोशिश करे। और अगर वो कंपनी कह रही है कि जी अब रिवर्ट्स में वो ट्रेड ही है ना, ये एक एम्प्लॉय की एक कंपनी के साथ, मेरी एक अपनी कंपनी के साथ, हालांकि मैं फाउंडर हूँ, लेकिन देयर इज चांस कि समवन विल बाय मी और गेट मी आउट, मतलब तो वो कर सकते हैं। तो उसमें फिर ये होगा कि मुझे एक्सपेक्टेशन इससे क्या मिला, तो वो मेरी भी अपनी कुछ बिलीव्स है ना, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं किसी के पास एम्प्लॉय हूँ तो हो सकता है मैं 10x ज्यादा कमा रहा हूँ एज ए एम्प्लॉय किसी एक बड़े कॉर्पोरेट के अंदर, ठीक है, और एज अ कंसल्टेंट बन के, लेकिन फिर मुझे यहाँ पर थोड़े रहे रहने में क्या फायदा है। तो उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ इंसान के गोल्स होते हैं पर्सनल, तो वो ये समझ लें कि लोगों को एज पर देयर सैलरी जो कि एक उनकी नीड को पूरा करता है,
तो आप वांट्स की तरफ मूव करेंगे, वो सर्टेन टाइम में ही अचीव होंगे। तो ये एक इंस्पिरेशन होती है जो मैं अमूमन अपने क्लाइंट्स से, और उनको वो मिलती भी। तो सर मैंने लाइक आपके लिंक्डइन को मैं फॉलो कर रहा था, तो आप सऊदीया में भी गए थे और दुबई में भी, तो लीप के वाले से थोड़ा सा अगर आप शेयर करना चाहें कि किस तरह आपने अपनी वहाँ पे लाइक प्लेटफॉर्म था अपना जो आप वो लगाते हैं, लाइक एक स्टैंड आउट आप खड़े होते हैं अपनी standees कंपनी हैं, को, मतलब, स्टैंडीज आप एज अ रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं Represent क्रिएशन एक्सपो, वहाँ पर आप जब एज अ रिप्रेजेंट किया आपने। पाकिस्तान के, वो जाहिर है। जी देखिए पाकिस्तान में बहुत कम कंपनीज हैं इस वक्त, हर कोई बंदा ये चाह रहा है कि जी यहाँ से मैं निकल के बाहर मूव हो जाए, और वो सबसे बड़ी उसकी एक मेन रीजन ये है कि जो मार्केट्स जो ग्रोथ के अंदर, जब आप ग्रोथ में आते हैं तो बड़ी बड़ी कंपनीज जो है ना वो फ्रीलांसर्स को हायर नहीं करती। सो इस वक्त जो बड़े अच्छे लेवल के ऊपर फ्रीलांसर्स हैं उनको चाहिए वो अपनी अपनी एज अ सोलोप्रेन्योर से एंटरप्रेन्योर बने और कंपनीज को बिल्ड करें। और वो जब कंपनीज को बिल्ड करेंगे तो उनकी जो अपनी यूएसपीज है या अपनी जो वैल्यू प्रोपोजिशन है वो मार्केट के अंदर रखें। तो बहुत सारी कंपनीज क्या करती है, दुनिया में मॉडल है कि क्लाइंट अपना प्रोजेक्ट इनिशिएट करता है, कॉन्ट्रैक्टर उस प्रोजेक्ट को लेता है, और कॉन्ट्रैक्टर प्रोजेक्ट लेने के बाद वो सर्टेन सब कॉन्ट्रैक्ट करता है डिफरेंट लोगों के साथ कि जो वो क्लाइंट की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करके वो डिलीवर कर सके। राइट, ठीक है, ये दुनिया में मॉडल है। और फिर वो जो सब कॉन्ट्रैक्टर समटाइम क्या करते हैं, कुछ फ्रीलांसर्स को, एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं, वक्ती तौर पर उनसे काम करवाते हैं, और काम करवाने के बाद वो जो मेन कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि जो आप जो फ्रीलांसर्स वो जो चौथे लेवल के ऊपर जाके आप अर्निंग, तो व्हाई नॉट यू कैन गो स्टेप और एक और स्टेप ऊपर आ जाओ सब कॉन्ट्रैक्टर। फिर उसके बाद जब आप दुनिया में इस हद तक आपके पास पैसा हो जाए कि आप मार्केटिंग में और ये इस तरह के जो एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट कर सको, तो फिर आप वो डायरेक्ट कंपनी के साथ एंगेज हो जाओ, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर बन जाओ। समझ लग रही है आपको? तो ये मॉडल आपको पहले समझना पड़ेगा कि दुनिया में काम कैसे होता है। ठीक है, हर कोई अपना जो रिस्क है ना, रिस्क वो डिवाइड कर रहा होता है। बिल्कुल ठीक है, एक कंपनी एक एआई के प्रोजेक्ट्स उठा लेती है एज अ कॉन्ट्रैक्टर, लेकिन उनको एआई की ए भी नहीं पता होता। ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी जैसी कंपनीज क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट्स ले नहीं सकती, तो वो एज अ सब कॉन्ट्रैक्टर उन कंपनीज के लिए काम करती है, और उनको एआई के जो प्रोडक्ट्स हैं वो डेवलप करके देती है, क्योंकि वो ट्रस्ट करती है आप बिल्कुल कि इसने कुछ काम किया हो। तो आपका जो पोर्टफोलियो है ना, आप वो बिल्ड करके उन कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ भी डील कर सकते हो, डायरेक्ट क्लाइंट के साथ भी डील कर सकते हो। तो इस तरह की जो एग्जीबिशन है वो एक तरीके की लाइफ लाइन्स होती है लॉन्ग टर्म एग्जीक्यूट, मतलब हो सकता है आप डील्स जो है 1 साल में क्लोज करो उनके साथ, 2 साल, बड़ा लंबा टर्न्योर है उनकी सेल्स को क्लोज करने का। क्योंकि वो जो भी क्लाइंट है ना, वो ये कभी नहीं चाहेगा कि नॉन स्टेबल कंपनी तो सिर्फ ये कहे जी मुझे स्किल आता और मैं बैठ जाऊं, क्योंकि उनको इस चीज में रिस्क है कि इनके साथ अगर थोड़ा सा अगर कुछ दूर तक गए या ये तो पीछे चले जाएंगे या मतलब कहीं चले जाएंगे। तो वो ये होता है कि अगर कोई बंदा रिस्क ले रहा है ना, तो वो कंपनी के कोई ऑब्जेक्टिव्स हैं तो वो उसको फुलफिल करे। तो आपको ये मॉडल समझना पड़ेगा। तो हम भी जो एग्जीबिशन हमारा करने का मकसद यही है कि हम अगर पहले एज अ सब कॉन्ट्रैक्टर किसी कंपनी के लिए काम कर रहे थे, नाउ एज अ कॉन्ट्रैक्टर हम लोग कुछ क्लाइंट्स रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हम लोग घूमे। इसी पर्पस के लिए अभी नेक्स्ट वीक में जर्मनी भी जा रहा हूँ। ये क्या नाम है, ये जेटेक्स यूरोप के अंदर, और प्रोबेबली वहां पर कुछ गुड क्लाइंट्स हम लोग, मतलब प्रोस्पेक्ट हम लोग देख सकें, और फिर उस प्रोस्पेक्ट के बाद उसको कन्वर्ट करना इज द टफेस्ट जॉब। तो पॉसिबली अगर उनमें से हमें कुछ अच्छे क्लाइंट्स मिल जाएंगे तो हमने क्या करना है, हमने भी यही करना है, जो एम्प्लॉइज उठा रहे हैं कुछ कंपनीज हैं वो खरीद लेंगे, और मतलब कुछ इस तरह से आगे मतलब ऐसे करेंगे जैसे चाहे सब कॉन्ट्रैक्टर किसी को या सब कॉन्ट्रैक्टर किसी को उसकी स्किल्स के हिसाब से हम आगे आउटसोर्स कर देंगे। सो दिस इज द टाइप ऑफ थिंग जहां पर आपको अपना रिस्क मैनेज करना पड़ता है, अपने आप को प्रमोट करना पड़ता है, अपनी कंपनी की जो है वो ब्रांडिंग करनी पड़ती है। मुझे तो पता है, लेकिन could you share some details on Megan AI? Megan AI is one of the product जो मेरा ख्याल है हर एक के लिए, बल्कि ये आपके लिए भी है। आप जाओगे कंटेंट को क्रिएट करोगे, अब वर्डिंग कैसी होनी चाहिए, इसके खुलासा क्या है, वो चैट जीपीटी में डालोगे, ट्रांसक्रिप्शंस करोगे, तो ये चीजें मेगन एआई आपके लिए कर देगी। ठीक है, ये आपके लिए कर देगी, ट्रांसक्रिप्शंस भी कर देगी आपको चैट जीपीटी से, सिर्फ चैट जीपीटी नहीं, बीच में आपका वो परप्लेक्सिटी भी मौजूद है। यूनिफाइड एआई लेयर है बेसिकली हमने एक क्रिएट किया। मेगन इज यूनिफाइड
AI लेयर, AI layer. जिससे आप टेक्स्ट जनरेशन का भी काम कर सकते हो, जिससे आप इमेज जनरेशन का भी काम कर सकते हो, और उससे आप अवतार क्रिएशन भी कर सकते हो, टेक्स्ट टू स्पीच भी है, स्पीच टू टेक्स्ट भी है। वट एवर AI जहां जहां बूम कर रहा है, कोई भी नई टेक्नोलॉजी वो विल बी इंटीग्रेटेड, और हमने एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म आगे फर्दर दे दिया, उसके ऊपर सब्सक्रिप्शन लगा के, और वो बड़ी मिनिमम सब्सक्रिप्शन है, ठीक है, $29 के अंदर पर मंथ के ऊपर यू कैन हैव ऑल ऑफ दीज फीचर्स, और उसको यूटिलाइज करो। सिर्फ यही नहीं, वो आपकी जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है वो भी इंटीग्रेट कर देगा, और वहां पर आपकी ऑटोमेटिकली पोस्टिंग भी कर देगा। ओह, और सिर्फ वही नहीं, आपकी वेबसाइट भी इंटीग्रेट हो जाएगी, और इसके बाद यही नहीं, आपका AI चैटबॉट भी क्रिएट होकर इसके अंदर ऐड हो जाएगा। सो दिस इज वन ऑल इन वन AI एजेंट, जो कि आपके लिए मतलब वर्किंग है। इंटरेस्टिंग। सिर्फ फर्दर फ्यूचर ये है, आगे कुछ एक रोबोटिक्स कंपनीज के साथ कुछ कोलैबोरेट करके दैट विल बी मेक दैट ब्रेन इनटू दोस AI पार्ट। तो आपके पास एक ह्यूमनाइड रोबोट्स भी होंगे जो कि मेगन के तौर पे काम कर रहे होंगे। So it's like all inspirations come from that movie. Second part is coming like Megan 2.0. Exactly. जो है मतलब वो इस तरह आपने लॉन्ग द इयर्स और आगे भी इंशाल्लाह कंपनी की ग्रोथ को आपने competitive साइड के Exactly. ऊपर लेके गए as a technical leader in the industry. जी। What do you think that what are the mainly like one or two less technical leader in this tech industry? आप अपने आप को रीस्किल करें Okay. और अपस्किल करें, Okay. ठीक है। जो ये देखिए चेंज ना बहुत ड्रास्टिकली आ रहा है, बहुत अडेप्शन लोगों की ना बहुत क्विक हो रही है, और टेक्नोलॉजी की रिप्लेसमेंट भी रैपिड है। आगे आने वाले वक्तों के अंदर आप लोग रोबोटिक्स में काम करना शुरू करें, ह्यूमनाइड रोबोट्स में, वो ह्यूमनाइड ना हो और भी चीजें हो सकती हैं, क्योंकि AI का ये जो टेन्योर है ना बहुत स्पीडीली कवर हो रहा है, जन AI का, ठीक है, और ये बड़ी स्पीडीली कवर हो रहा है, और विद इन 2 to 3 years वो इसी तरीके से 3 या 4 कंपनीज के हाथों में ये चीज रह जाएगी, ठीक है। खुद मार्क ज़करबर्ग ये कह चुका है कि ही विल बी के हमारे यहाँ वो जो काम आप, ये बाकी जो एक प्रोवर्ब है उसमें वो ये कहते हैं, कहावत है कि राइट पीपल फॉर द राइट जॉब एट राइट टाइम। तो अगर हम बजिद हो गए, जो अगर आपके अंदर स्किल्स नहीं है, बजिद हो गए हम उस पोजीशन को बरबरजुमान है, तो वो तो फायदा नहीं है। तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि अपने से बेटर लोगों को उन पोजीशंस के ऊपर रखा जाए जो उसके अंदर एक्सेल्स है, ठीक है। तो ये फिर हमारी ग्रोथ का एक स्ट्रेटेजी है, और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर प्रोग्रेसिंग वेरी वेल, और इंशाल्लाह। और सबसे बड़ी बात यही एक कामयाबी की है कि हम जो भी हम रेवेन्यू बना रहे हैं उसी के अंदर से हमारी वर्किंग हो रही है। हमने कोई लोन नहीं लिया, किसी को स्टार्टअप फंडिंग नहीं है, कोई मतलब कोई इंडिपेंडेंट है, तो जो हम अर्न कर रहे हैं वही री इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो लेकिन फ्यूचर में अब जाहिर है जो ग्रोथ आपकी अगर स्टैग्नेंट चाहिए होता है, मतलब स्टैग्नेंट हुई है, तो उसकी अब लिए हमें डिफरेंट अप्रोचेस यूज करनी पड़ेगी। फ्यूचर में प्रोबेबली वी विल गेट सम गुड इन्वेस्टर्स इन आवर कंपनीज, सो दैट कि हम जो काम हमने मतलब 10 साल बाद या 5 साल बाद जाके अचीव करेंगे, वो उसका जो ड्यूरेशन है वो कम हो जाए। तो सर जब मैं यहाँ पर था तो एक कंपनी का विजन था, अभी भी है, आई होप सो, तो कंपनी का विजन था दैट वी गोना लाइक मूव फ्रॉम पाकिस्तान टू कनाडा, सो अदर कंपनी है। तो आपको क्या लगता है कि क्या वो विजन लाइक मुझे तो पता है, लेकिन आई वांट यू टू share it, like what is the vision, like long term vision of the company, like if it's not confidential? नहीं, it's a confidential, उसमें ये वाला तो पार्ट काटना ही पड़ेगा, क्योंकि मसला भला कि ये है कि जब तक मैं वहां पहुंचूंगा नहीं तो ये चीजें अचीव नहीं होंगी। राइट, ये ना हो कि यहाँ पर पब्लिक कर दो और अगला बंदा कहे हमने तो नहीं आना है, ये चीजें तो मेहनत हो रही है, अगला ट्रम निकाल के लोगों को फायदा समझ रहे हैं। Until unless जब मैं वहां ना पहुंचा तो फिर okay, so sir, the next question is leadership and team building. I've been to companies and I see that every CEO of the company
लाइक एज यू आर द सीईओ ऑफ द कंपनी एज आल्सो द फाउंडर ऑफ द कंपनी, तो मैंने ये चीज देखी है कि टीम्स जो बिल्ड करता है जिस तरह आपने की है, तो हर एक किसी की अपनी एक साइकोलॉजी है कि जी लाइक दे हैव देयर ओन माइंडसेट्स, और उन्होंने अपना एक लाइक एक पूरा प्लान बनाया था किसी भी चीज को हैंडल करने के लिए। लाइक यू वांट इफेक्टिवनेस एज वेल एज रेडीनेस, कि मतलब इफेक्टिव भी हो और रफ्तार के साथ भी काम कर सकते, लाइक फ्लैश टाइम, जस्ट लाइक आई वाज वन ऑफ इट जब मैं यहाँ पे था। तो इफेक्टिव भी होना चाहिए काम, और क्योंकि क्लाइंट्स की नीड्स होती हैं और उनको जब वो पूरा करना होता है, क्लाइंट इज हैप्पी सो एवरीवन इन द कंपनी इज हैप्पी। तो किस तरह आपकी लाइक जो साइकोलॉजी है, कि आप लाइक उसको शेयर करना चाहेंगे कि किस तरह आपने जब वो टीम्स को जब वो बिल्ड किया और उनको मेंटेन रखना, रादर देन के बिल्डिंग इज फाइन बट मेंटेनिंग इज डिफिकल्ट। एग्जैक्टली। देखिए जो कंपनी के अंदर तरीकेकार होता है ना, एक तो कंपनी का एनवायरनमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना, वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एज ए इंडिविजुअल ना आपको अपनी कमियां भी पता होना चाहिए। व्हाई आई एम नॉट अ सीईओ ऑफ द कंपनी, व्हाई आई एम सीओओ ऑफ अ कंपनी, बिकॉज सीईओ जो सीईओ होता है वो बेसिकली बाकी ऑपरेशंस को वो हैंडल करता है। सो आई थिंक आई एम नॉट गुड एट दैट, कि वहां पर बहुत सारे जो हमारे अदर देन डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे सेल्स का डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है, और जो इस तरह की जो जहां पर आप कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह रिजॉल्व करते हैं। सो आई एम मोर फोकस्ड ऑन द प्रोजेक्ट चैंपियन साइड, वेयर आई केम अप विद न्यू थॉट्स, इम्प्लीमेंटेड एंड देन पब्लिक इट ऑन पब्लिक करें, और फिर इसके बाद वो प्रोडक्ट को बिल्ड ऑपरेट, ये एक बॉट सिस्टम है, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर। तो बेसिकली मेरा उन ऑपरेशंस के ऊपर ज्यादा फोकस होता है। सेकंडली क्लाइंट एंगेजमेंट, सो बाय हैविंग अ टेक्निकल एक्सपर्टीज, so I give them a lot better answers to my clients, based on declaration, उसके ऊपर होता है कि मॉडर्नाइज करना है या माइग्रेट करना है, क्योंकि अब हमारी जो मार्केट है वो मार्केट है एसएमईज एंड एंटरप्राइजेस, एसएमईज एंटरप्राइजेस है, और प्रोबेबली हम लोग ये कोशिश ये करते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर भी हम लोग अपनी इम्प्लीमेंटेशन वगैरह को करें, और इस तरीके से कि उसके अंदर सिक्योरिटी एंड परफॉर्मेंस हो। तो उनकी जो सिस्टम्स हैं दुनिया के अंदर, आपको पता है कि सबसे पहले तो गवर्नमेंट मॉडर्नाइज हो रही होती है, तो उसमें ये देखा जाता है कि जो उनकी टेक्नोलॉजी है क्या वो इस काबिल है कि उसको अपग्रेड किया जाए या उसको शिफ्ट किया जाए, माइग्रेट किया जाए। तो मेरी एक्सपर्टीज बेसिकली उस चीज में, सो दैट्स व्हाई आई गॉट इनटू द सीईओ साइड, और वैसे भी ये है कि अपने से बेटर लोगों को जो है मतलब इस तरह आपने लॉन्ग द इयर्स और आगे भी इंशाल्लाह कंपनी की ग्रोथ को आपने कॉम्पिटिटिव साइड के ऊपर लेके गए एज अ टेक्निकल लीडर इन द इंडस्ट्री। व्हाट डू यू थिंक दैट व्हाट आर द mainly but like one or two less technical leader in this tech industry? उनको तो मैं माफिया ही बोलूंगा कि माफिया क्रिएशन एक्स माफिया, okay, and these people include, और मैं समझता हूँ ये इनमें से हर कोई बंदा जो आके अगर कभी कोई हमारी ये कंपनी सेल आउट होती है, हमारी कोई प्रोडक्ट बड़ी सेल आउट होती है इन फ्यूचर, तो ये भी आगे अपनी बड़ी बड़ी कंपनीज बिल्ड करेंगे इंशाल्लाह। इनकी ट्रेनिंग ही ऐसे की जा रही है। तो ये मेरे ख्याल से अब ये जो औरंगजेब साहब थे एयरफोर्स के जो चीफ थे, अभी ये जो पिछले दिनों मतलब कॉन्फ्रेंसेस हुई DGISPR ने कॉन्फ्रेंसेस रखी, उनमें जो औरंगजेब साहब थे उन्होंने भी कहा कि हमने जो अपने पायलट्स को बड़ा अच्छे तरीके से जब ट्रेन किया हुआ है, तो मेरे ख्याल से आप भी वही नीच जो है लेके चल रहे हैं। देखिए बगैर स्किल्स के ना आप कुछ नहीं कर सकते, स्किल विद अ ब्रेन, स्किल विद अ ब्रेन। तो और ये बात दुरुस्त है, if you have some vision to accomplish something, you need people better than you, and I'm trying my best के जो मेरे जो नीचे जो CXOs हैं या जो भी एक VPs लेवल के जो भी लोग होंगे जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, तो वो एक तो मेरे विजन को हम अकम्प्लिश करें, दूसरे नंबर पे उसको बेटर तरीके से अकम्प्लिश करें। वो एग्जीक्यूशन के भी तरीके हैं ना, एग्जीक्यूशन इज एवरीथिंग। तो जितना अच्छी आप एग्जीक्यूशन, पूरी कन्वर्सेशन को लाइक इख्तिताम के तरफ ले जाते हुए सिर्फ मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, जिस तरह हमारे एंटरप्रेन्योर्स ऑलरेडी बाहर बैठे हुए हैं और कुछ ऐसे एम्प्लॉइज जो ऑलरेडी या तो लाइक जॉबलेस होंगे या फिर वो किसी कंपनी में काम कर रहे होंगे, या लोन रेंजर्स जो बाहर बैठे हुए हैं, दे वांट टू डू समथिंग इन देयर लाइव्स, उनके लिए थ्रू आउट योर एक्सपीरियंस एनी एडवाइस
that you want to like share? बिल्कुल, आप अपने आप को रीस्किल करें Okay, और अपस्किल करें, okay, ठीक है। जो ये देखिए चेंज ना बहुत ड्रास्टिकली आ रहा है, बहुत अडेप्शन लोगों की ना बहुत क्विक हो रही है और टेक्नोलॉजी की रिप्लेसमेंट भी रैपिड है। आगे आने वाले वक्तों के अंदर आप लोग रोबोटिक्स में काम करना शुरू करें, ह्यूमनॉइड रोबोट्स में, वो ह्यूमनॉइड ना हो और भी चीजें हो सकती हैं, क्योंकि एआई का जो टेन्योर है ना बहुत स्पीडीली कवर हो रहा है जन एआई का, ठीक है। और ये बड़ी स्पीडीली कवर हो रहा है और विद इन 2 to 3 इयर्स वो इसी तरीके से 3 या 4 कंपनीज के हाथों में ये चीज रह जाएगी, ठीक है। खुद मार्क जकरबर्ग ये कह चुका है कि ही विल बी लोगों को निकाल देगा वो अपनी कंपनियों से, मिड लेवल इंजीनियर्स को, विद इन 2 to 3 इयर्स। फिर वो लोग क्या काम करेंगे, वो अपने आप को स्केल करेंगे हार्डवेयर साइड पे, ठीक है। हार्डवेयर स्मार्ट होना शुरू हो जाएंगी और आगे फिर प्रिंटर्स स्मार्ट होना शुरू हो जाएंगे, जहां पर नकाबले इनको एक इंसानी ह्यूमन आदमी जो है वो काम नहीं कर सकता, वहां मशीन्स बैठ के वो काम करेंगी, ठीक है। और उनका एक अपना ब्रेन होगा। तो आगे वो उसने, अब देखे ना एलन मस्क का है यार, वो कितना दूर का विजन है, वो 200-300 सालों में हम लोग अपना टेराफॉर्म करेंगे, करना शुरू कर देंगे पूरा मार्स को, और इससे पहले जो है चांद में उसकी बेस बनेगी। कौन बनाएगा? तो यही रोबोट्स बनाएंगे। अच्छा, आप एक और भी आपको एक मशवरा दूंगा, ये जो काम इस वक्त ये स्टीव जॉब्स कह रहा हूँ, सॉरी, बिल गेट्स कर रहा है, उसकी बिल गेट्स की एक नेटफ्लिक्स पे पूरी एक सीरीज है 5 एपिसोड पे, और वो 3-4 चीजों में काम कर रहा है, मेडिसिन के ऊपर, बायोटेक्नोलॉजी, हाँ बिल्कुल, और एआई के ऊपर और रोबोटिक्स के ऊपर, और जो पानी, मतलब ऐसे रिसोर्सेज के ऊपर बेसिकली वो वर्किंग कर रहा है। आप उसको देखो फ्यूचर के अंदर, और मुझे दुआएं दो 5 साल तक उस फील्ड में काम करो, बिकम द मास्टर ऑफ इट, अपस्किल करो, रीस्किल करो, और मुझे फिर दुआएं दो। Perfect.